अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता शो में आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के इंस्पेक्शन कमेटी के हवाले से एक खबर दी थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि PNC की जो इंस्पेक्शन कमेटी जिसने मुख्तलिफ स्कूल्स को विज़िट किया था, नर्सिंग कॉलेजेस को विज़िट किया था, उसमें से एक खातून ने मुबैना तौर पर जो मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस के मालकान हैं और उनकी इंतज़ामिया है, उनसे रिश्वत तलब की थी और उस रिश्वत की एक ऑडियो लीक हो गई थी, जो हमने अपने प्रोग्राम में भी आपको सुनवाई थी। उस पर अहम खबर यह है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने उसका नोटिस लिया है हमारी खबर का, और उस खबर की बुनियाद पर उन्होंने एक कमेटी कायम कर दी है, एक तहकीकाती कमेटी। और वो तहकीकाती कमेटी इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात करेगी और ज़िम्मेदारान का तयन करेगी और इस बात को साबित करेगी कि कौन ज़िम्मेदार है, इसका कसूरवार कौन है और कौन लोग थे जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस के मालकान से पैसे लिए या उनसे रिश्वत तलब की, और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनसे रिश्वत ली गई। इस हवाले से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट जनाब फरीदुल्लाह शाह साहब से, जिनसे कल मेरी रात को बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे और इसकी तफसीलात भी बता देंगे। तो उनसे भी जैसे हमारा रब्ता होगा हम आपको बताएंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ताहम हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि PNC ने इस मामले पर एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि उस ऑडियो कॉल में जो एक खातून थी, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मिस इफ़त थी, जो PNC इंस्पेक्शन कमेटी की रुकन थी, और उनके साथ दूसरी लाइन पर जो साहब मौजूद थे, हमारी तहकीकाती टीम ने उनका भी सुराख लगा लिया है और वो नर्सिंग कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये जो नर्सिंग कॉलेज है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज मीरपुर ख़ास, और मीरपुर ख़ास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब डॉक्टर अनिल कुमार साहब। तो उनसे उनकी बात हो रही थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही थी। जैसे हमें इस बात का पता चला, हमारी तहकीकात टीम को पता चला, तो हमने डॉक्टर अनिल कुमार से भी रब्ता कर लिया है और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और वो इस बात की भी तस्दीक कर देंगे कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ था। तो जैसे ही डॉक्टर अनिल साहब हमारे साथ लाइन पर आते हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं। और ये सिंध में ख़ास तौर पर और वैसे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो रवैया है नर्सिंग कॉलेजेस के हवाले से, उस पर नर्सिंग कॉलेज की इंतज़ामिया और मालकान बारहा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और बड़े नर्सिंग कॉलेजेस, बेहतर नर्सिंग कॉलेजेस जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जिनके पास इक्विपमेंट है, जिनके पास लाइब्रेरीज़ हैं, जिनकी फैकल्टी पूरी है एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो ये इस बात को कहते रहे हमेशा से कि वो PNC के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना चाहते हैं। और ऐसे तालीमी इदारे नर्सिंग में जिनका मेयार अच्छा है, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम आता रहा है PNC पर कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो उसके ऑफिस बेयरर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स पहले रहे और जो अब नया हैं, उनके बारे में अब देखें मुस्तकबिल में पता चलेगा। लेकिन जो ऑफिस बेयरर्स पहले रहे हैं, उनका जो रवैया है और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, वो किसी भी तौर पर नर्सिंग के फ़रोग़ के लिए मौजू नहीं रही हैं, सपोर्टिव नहीं रही हैं। उनकी पॉलिसियाँ और उनका जो बिहेवियर है, वो किसी तौर पे भी ऐसा नहीं रहा है कि मुल्क में नर्सिंग कॉलेजेस की तादाद बढ़े, मुल्क में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस बढ़े और नर्सिंग का शोबा फ़रोग़ पाए, नर्सिंग की तादाद बढ़े। जबकि ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नर्सेस की तादाद इंतहाई कम है, आलमी मेयार से इंतहाई कम है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अनिल कुमार साहब, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अनिल साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। अच्छा अनिल साहब, सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि हमें ये पता चला कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में एक ऑडियो लीक हुई एक ऑडियो चलाई थी, जिसमें PNC की इंस्पेक्शन कमेटी की एक रुकन है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो मिस इफ़त हैं। वो एक साहब से टेलीफोन पर बात कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी नर्सिंग कॉलेज की अप्रूवल के लिए। तो हमें ये पता चला कि वो कॉलेज आपका था। क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा था और वो मैं ही बात कर रहा था। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है अनिल साहब, आप अगर थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो आवाज़ आपकी क्लियर आ जाएगी। जी जी, मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ उस बात की। कि वो आपसे ही बात हो रही थी? जी हाँ, मुझसे हो रही थी। कौन दूसरी तरफ कौन थी लाइन पे? खातून कौन थी?
सर मुझे नाम तो उनका कंफर्म नहीं है, अच्छा, उन्होंने क्या बताया था अपने आप को, कैसे आपसे लेकिन रब्ता किया था? मुझे उनके दूसरे जो मेल मेंबर थे उनके साथ, उनका गुलफराज नाम था। अच्छा। उन्होंने जो है मुझे उनका नंबर फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप पर, जी। टेक्स्ट पे, कि आप इन मैडम से बात करें। उन्होंने नाम नहीं लिखा था कि ये कौन मैडम है। ठीक है, फिर क्या बात हुई? तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि हम हमारे पास जो हमारी एमएसएन फैकल्टी थी, उनके साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, तो उनके डॉक्यूमेंट्स उस वक्त करंटली अवेलेबल नहीं थे एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। फिर? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। तो उन्होंने फिर ये कहा, हमने उनको कहा कि भाई आप इसको वेरीफाई कर लें, पीएनसी से वेरीफाई कर लें। उनका पीएनसी नंबर मौजूद था, उनकी सीवी मौजूद थी। वो एक रिटायर्ड लेडी थी जिन्ना से, उनका अच्छा नाम है मार्केट में, हम्म। नर्सिंग प्रोफेशन में उनका नाम है बहुत अच्छा। आप कहीं से भी उनको वेरीफाई कर सकती हैं। लेकिन उनका यही था कि भाई हम क्यों करें, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे कुलीग हैं, हम आपको फेवर क्यों दें। हम्म। तो फिर? मैंने उनसे कहा कि भाई आप फिर बताएं कि आप किस तरह फेवर देंगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ ऑफर करें। हम्म। तो मैंने डिनाई किया, मैंने कहा भाई ऑफर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मैं तो एक अच्छा इदारा बनाने जा रहा हूँ मीरपुर खास के अंदर, और एक बहुत जबरदस्त कॉलेज है हमारे पास, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है पूरा, फैकल्टी पूरी है हमारे पास, सब चीजें हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं किस चीज की ऑफर दूं। फिर उनकी थोड़ी सी धमकियां भी आ गई कि आप ब्लैक लिस्ट कर दे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और आपको नहीं पता पीएनसी का। फिर मजबूरन मैंने उनको काफी रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, आप मेरी फेवर करें। लेकिन उनका बहरहाल एनीवे फिर जो भी फाइनल हुआ वो पैसे मैंने उनको पहुंचाए। उसके कितने बाद पैसे फिर फाइनल हुए दोबारा थे डॉक्टर बात साहब, हुई। कितने पैसे फाइनल हुए थे? उनकी डिमांड तो ज्यादा थी, पर मैंने 3 लाख रुपए दिए थे उनको। अच्छा, और कैसे दिए, कैसे डिलीवर किए? डिलीवर होटल के रिसेप्शन पे किए मैंने, यहीं कराची में या उधर इस्लामाबाद? हैदराबाद में। हैदराबाद में ठहरे थे, अच्छा राइट, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये सूरत हाल अफसोसनाक नहीं है कि आप एक कॉलेज बनाएं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, फैकल्टी रखें, जी बिल्कुल फर्नीचर सर, लगाएं, और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई बहुत आपके ज्यादा। कॉलेज? सर मैं आपको बताऊं कि मैं दिसंबर में मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी। जी जी, बताइए। मैंने दिसंबर में वर्किंग स्टार्ट की थी, उसके बाद जाके अभी हमारा विजिट हुआ है। फरवरी में मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट का एनओसी हो चुका था, और पूरे 1 साल से मैं रेंट पे कर रहा हूँ, सैलरीज दे रहा हूँ लोगों को। अब खुद बताएं कि मैं एक जस्ट डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर के पास कितने पैसे हो सकते हैं मेरे पास। मैं तो चाह रहा था कि मैं मार्केट में नर्सिंग प्रोफेशन में हेल्थ के हिसाब से मैं डिलीवर करूं, हम्म। और मैंने पहले भी काम किया है इदारों में ना। तो मैं हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है हेल्थ का, और हमारे यहाँ तो भी एक फैकल्टी भी बड़ी मुश्किल से हमने अरेंज की है। डॉक्टर अनिल साहब, आप हमारे तो साथ जो लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मोहतरमा खैरुनिसा साहिबा, जो कि डायरेक्टर नर्सिंग सिंध हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खैरुनिसा साहिबा, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही है बिल्कुल। खैरुनिसा साहिबा, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन साहब को ढूंढ निकाला है जिनसे बात हो रही थी, मुबैना तौर पर मिस इफ़त की, पीएनसी कमेटी की मिस इफ़त, और उनसे हमारी बात हो रही है। दूसरी लाइन पर वो मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल कुमार साहब हैं, जो कि मीरपुर खास नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है उनका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, और इन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ, उनसे पैसे तलब किए गए थे और उन्होंने 3 लाख रुपए मोहतरमा के लिए ड्रॉप करवाए वहां पर। तो खैर साहब, क्या कहेंगे, मतलब इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए पीएनसी को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? क्या सबूत चाहिए इस पर कार्रवाई करने के लिए? बिल्कुल, पीएनसी ने, जो मेरी बात हुई है जो वाइस प्रेसिडेंट है फरीदुल्लाह साहब से, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना भी दी है, और डेफिनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उनके खिलाफ। और इंशाल्लाह मैं ऑन बोर्ड हूँ इस केस में। हम करप्शन की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अनिल कुमार साहब, आपने खैरुनिसा की गुफ्तगू सुनी, तो अनिल कुमार साहब तो भाई बड़े बददिल हैं, इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, कोई 11 महीने से कह रहे हैं तनख्वाहें दे रहे हैं फैकल्टी को, सारा इंतजाम किया है। तो खैरुनिसा साहबा, ये क्या इन्वेस्टमेंट
बढ़ाने के लिए पीएनसी है और नर्सिंग कॉलेजेस क्या मजीद नहीं आने चाहिए, क्या बंद कर देने चाहिए? जो मेयारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको तंग क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। एक बिल्कुल न्यूट्रल टीम जो है वो इनका विजिट करेगी और केस को इंक्वायरी कर रही है, और इंशाल्लाह उसकी रिपोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को प्रेजेंट करेंगे। उसमें भी मैं शामिल होंगी और जो इंक्वायरी करेंगे उसमें भी मैं एज ऑब्जर्वर शामिल होंगी। तो हमारे सिंध का कोई भी इदारा हो वो हमारा इदारा है, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है। स्टैंडर्ड बिल्कुल मेंटेन करना है और सबको करना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेंटेन है तो ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बात पे इत्मीनान रखें ये लोग। लेकिन अपना स्टैंडर्ड का ख्याल इन्होंने एज पर पॉलिसी खुद रखना है। बिल्कुल। अगर उसमें कोई मसला होता है तो वो उसके जवाबदेही ये खुद है। बाकी ये कि जो चीजें अगर इनकी कंप्लीट है तो ऐसा कुछ ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अनिल कुमार साहब, आप उम्मीद रखते हैं कि मामला जो है वो सही होगा, आपके साथ भी इंसाफ होगा, ज्यादती नहीं होगी? सर उम्मीद ही रख सकते हैं हम, तो और क्या कर सकते हैं। नहीं, आप बदल ना हो, उम्मीद अच्छी रखें। और जैसे खैरून साहब भी कह रही हैं, और पीएनसी के जो अब नए जो अहदेदार आए हैं, अब देखें कि वो अच्छा डिलीवर करने की हो सकता है कि कोशिश करें एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल कुमार साहब। और कोई बात करना चाहेंगे आप अनिल कुमार साहब? आखिरी आपका मैं कोई मैसेज? सर मेरा मैसेज यही है कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं नर्सिंग फील्ड में नए इदारे बनाने के लिए, उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि वो लोग डिलीवर करें। नर्सिंग काउंसिल से यही बात होती है कि नर्सिंग की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट सेक्टर से तो वो पूरी हो नहीं सकती। तो एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके लोग आगे आते हैं। लोगों के पास इतना, जैसे मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं शुरू से लेके मैंने काम किया इदारों में, तो मैंने इस दफा यही सोचा था कि मैं खुद अपना करूं। तो जो भी था मेरे पास मैंने सब कुछ लगा दिया। अब ये 12 महीने रेंट देना, सैलरीज देना, उसके बाद फिर डिले होना, हालांकि मैंने तो इनको एक प्रूफ दिया है कि ये लोग काले भेड़िए आप लोगों में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी मुझ मेरे साथ तो अभी तक कोई, मेरी तो पीएनसी ने भी मेरे साथ तो कोई इंसाफ नहीं किया है। मैं तो अभी तक रेंट भी दे रहा हूँ, सैलरीज भी दे रहा हूँ, और अब तो बिल्कुल ही बुरे हालात पैदा कर दिए हैं पीएनसी ने। भाई जिन लोगों ने पैसे नहीं है, आप उनके खिलाफ इदारों को तो चलाएं ना कम से कम। और अब इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का वैसे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल साहब, आपका स्कूल में अभी इंडक्शन अलाउ है? आपको एडमिशन हो रहे हैं आपके स्कूल में? कहाँ अलाउ है? नहीं सर, मेरा फ्रेश स्कूल है बिल्कुल ना। अच्छा, ये जो अभी 150 की अप्रूवल हुई है 150 कॉलेजेस की, उसमें आपका शामिल नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे पता इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका अनिल कुमार साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और खैरून साहब, आप बता सकती हैं कि इनका कॉलेज उसमें अप्रूव्ड कॉलेजेस में शामिल है? ऐसा है कि एक एग्जेक्टिव की मीटिंग के लिए मैंने पीएनसी को लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि सिंध का एजेंडा जो चला था वो नाइट में चला था और मेरी एब्सेंस में चला था। हाँ। तो मेरे पास अभी तक उन्होंने ईमेल भी नहीं किया एजेंडा, जिसकी रिक्वेस्ट मैंने उनको भेजी हुई है। और इंशाल्लाह जैसे मीटिंग कॉल करते हैं तो वो एजेंडा सारा रिव्यू हो जाएगा। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने आपको एजेंडा ना भेजा होगा। जो जहां से पैसे मिलते जाएंगे तो उनको अप्रूव कर देंगे, जहां से पैसे नहीं मिलेंगे तो उनको रिजेक्ट कर देंगे, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा जस्टिस के हिसाब से होगा, वरना लीगल जो ऑफिसेज हैं वो किसी भी टाइम कोई भी जा सकता है, सबको फंडामेंटल राइट है। तो इंशाल्लाह किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे पास तो पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से 2.5 लाख नर्सेज बनानी है, तो हमें डेफिनेटली इदारे बनाने हैं। तो हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते, बी पॉजिटिव, और इंशाल्लाह इदारे सिर्फ स्टैंडर्ड में होने चाहिए। मेन फोकस हमारा ये है। बहुत शुक्रिया आपका खैरून साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही हैं। और नाज़रीन, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में नर्सिंग की क्या सूरत हाल है, और पीएनसी की इंस्पेक्शन कमेटी की खातून रुकन ने और दीगर लोगों का भी उसमें नाम आ रहा है कि जो उन्होंने रिश्वत तलब की और पैसे वसूल किए मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस की इंतजामिया से, उनके खिलाफ तहकीकात के लिए पीएनसी ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन अब देखें कि ये कमेटी क्या करती है और मुनसिफाना तहकीकात करती है या नहीं करती। हम इस पर फॉलोअप रखेंगे और आपको इसकी अपडेट भी देंगे। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से हम बात करेंगे
और आपको बताएंगे कि मेट्रोस की खबर पर क्या एक्शन हुआ है, और आपको ये भी बताएंगे कि वाटर बोर्ड का जूनियर क्लर्क कैसे एक आला अफसर बन गया। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और एक खबर जो वाटर बोर्ड के लिए तो अच्छी है कि हम एक ऐसे अफसर की स्टोरी आपको बताएंगे कि जो जूनियर क्लर्क से आला अफसर बन गया, लेकिन शायद उनके लिए ये खबर अफसोसनाक हो। बहरहाल पहले आपको ये बता दें कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग स्टेशन के हवाले से एक खबर आपको दी थी कि वहाँ की सड़कों की हालत ज़ार है और वहाँ पर आए दिन डकैतियाँ होती हैं, रात में लोग महफूज नहीं हैं। पंपिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर जो अमला जाता है वो खौफ व हिरास में मुब्तला है, और वहाँ जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। उस पर अच्छी खबर यह है कि प्रोग्राम चलने के बाद वहाँ पर उस सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे पैचेस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी इत्तला मिली है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट इंजीनियर हैं वहाँ के एजाज बुलेदी साहब, उन्होंने पुलिस हुकाम से भी रब्ते किए हैं, मुतलका थाने से भी रब्ता किया है। वहाँ पर पुलिस का गश्त भी शुरू हो गया है, ये हमारे पास इत्तलात पहुँची हैं। एजाज बुलेदी साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, जैसे ही हमारे उनसे रब्ता होता है उनसे बात करते हैं। एजाज बुलेदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुलेदी साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी बुलेदी साहब, ये बताइए कि क्या एक्शन लिया है आप लोगों ने मेट्रो मेटर्स की खबर पर, और वहाँ अब सूरत हाल क्या है? सर ये है कि वो रोड भी रिपेयर हो रहा है और साइडें झाड़ियां भी कट रही हैं, और उसके अलावा जो है वो हम सोलर का जो है वो पोल और वो लाइटिंग का भी जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी 1-2 रोज में हो जाएगा। पुलिस का गश्त भी शुरू हो गया है। अच्छा, तो चलें, ये तो अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में हमें, और बात नहीं हो पाई थी आपसे, कि आपने अभी अभी रिसेंट चार्ज लिया है। कितने दिन हो गए आपको चार्ज लिए हुए? अब सर ये मुझे आज तो मेरे ख्याल में 1 वीक हो गया होगा। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन आपसे पहले वाले जो अफसरान मौजूद थे, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, और क्या ये जरूरी है कि जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करे किसी भी मामले को तो उस पर एक्शन नहीं होगा? नहीं सर, उसमें मैंने जो है वो अभी रिकॉर्ड देखा है, तो हमसे पहले आरी साहब ने उनको लेटर लिखा है, उसकी कॉपी भी मैंने जो है वो दिखाई है। तो उसमें उन्होंने लिखा है थाने को कि यहाँ गश्त भी बढ़ाई जाए, यहाँ पर जो है वो क्राइम हो रहा है, हमारे लोगों से स्नैचिंग हो रही है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है उनको, लेकिन वो मेरी पोस्टिंग भी घारों में है, इससे पहले मैं घारों में हूँ। तो वो घारों से मैंने 10-15 दफा पुलिस को अप्रोच की है, रिटर्न में दिया है, टीसीएस किए हैं एसएसपी साहब को कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए, जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं रोड पे और हमारी लाइटिंग की चोरी हो रही है उसके लिए। तो वो कोई रिस्पांस वहां से नहीं मिल रहा। अच्छा, चलें, ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है, और आप हमें बताइएगा अगर रिस्पांस नहीं आता तो फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम दोबारा पुलिस अफसरान को भी लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे और आपसे भी दोबारा बात करेंगे। बुलेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम आपको बता दें एक और चीज़ की हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कराची में जो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर है, इंतहाई एक अहम जगह है, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो है वो कब्ज़े कर रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ बहानों से वहाँ पर कब्ज़े हो रहे हैं। और एक अफसोस की बात यह है कि उन कब्ज़ों में केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ अफसरान का भी नाम उसमें आ रहा है कि वो भी इन कब्ज़ों में मुलव्वस हैं, या तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं या पुश्त पनाही कर रहे हैं ऐसे लोगों की कि जो वहाँ पर कब्ज़े कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमें पता चला है कि कुछ जाली कागजात भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो हम उसकी भी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनको आपसे तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के। शुक्रिया आपका सुहेल साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रईसुर रहमान साहब, जो रहनुमा हैं मजदूर यूनियन के। जनाब बहुत शुक्रिया आपका रईसुर रहमान साहब। सुहेल मेमन से पहले तो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा, टाइम आज भी शॉर्ट है। अब यूनिवर्सिटी रिजर्वायर में तामीरात तेजी से जारी हैं, और ये आप जो फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये जो K4 का हमारा अब यहाँ रिजर्वायर बनना है, उसकी जगह को जो है बाकायदा इंक्रोचमेंट ऐसी शुरू कर दी। और केडी के अफसरान हैं जो ये उसमें लाजिम बात है, बगैर नक्शे पास के तो कोई मकान नहीं बनता। वहाँ जो है वो बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई पहाड़ी के ऊपर, और ये पहाड़ी इसीलिए होती है कि रिजर्वायर जो है बनता ही पहाड़ी पर है ताकि इसके स्टोरेज का सही रहे। और इसके साथ जो पुराना हमारा जो K2 वाला जो है रिजर्वायर, उसकी दीवार के साथ जो है किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता अगर बस्ट हो जाए तो चाइना कटिंग करके वो आपकी फुटेज में आ रहा है, तो वो मकानात जो है वो सारे बहा के ले जाएगा। तो ये नहीं तो वहाँ के रहने वालों के लिए बेइंतहा खतरनाक है, शायद उन्हें पता भी ना हो कि यहाँ पे ये पहली बात तो है कि यहाँ प्लाटिंग ही नहीं थी। यूनिवर्सिटी की पहाड़ी जो है रिजर्वायर की, उसके साथ कोई प्लाटिंग नहीं थी। अच्छा, फिर कैसे इसको बाकायदा कब्जा माफिया ने जो है वो
कब्जा किया। इधर हमारी बड़ी लाइनें हैं, इनके मकानों के नीचे हमारी 36-36 इंच की लाइनें, किसी को अगर लाइन ही बस्ट हो गई और अक्सर हो जाती है तो बड़ा जानी नुकसान होगा। मगर इसमें प्योरली जो है वो केडीए के लोग मुलविस हैं और इनके वहाँ के एक्सियन केडीए जो है वो औरंगजेब खान, वो ज्यादा जो है वो इस बारे में उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं हमारी मालूमात के मुताबिक। ये कंफर्म मालूमात है आपके पास? कंफर्म मालूमात है, क्योंकि हमारा दफ्तर भी जो है वो गुलस्तान जौहर का उनका दफ्तर मुश्तरका है। एक दो दफा जो वो उनको नैब ने जो है अरेस्ट भी किया इसी हवाले से? उसी दफ्तर से, क्योंकि जमीनों के मामले में वो बदनाम तरीन शख्स है। अच्छा, बहरहाल चलें हम उनसे बात करेंगे और जब तक कोई तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने ना आ जाए तब तक हम किसी के हवाले से नाम नहीं ले सकते उनका। लेकिन मुबैना तौर पर ये इतला ज़रूर है कि केडीए के अफसरान जो हैं वो इसमें मतलब से। रईसुर रहमान साहब, पिछले कुछ प्रोग्राम से हमने बात की थी वाटर बोर्ड की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर जो कब्जा माफिया है वो एक्टिव है। फिर उसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि वहाँ गैर मुतल्लका लोग बहुत सारे रहते हैं, लोग उन्हें किराए पर दिए हुए हैं घर। इस हवाले से क्या पोजीशन है आपका? क्या आपने हमें मौका दिया बोलने का। बिल्कुल सही बात है कि अक्सरियत ऐसा है कि अगर दो ई टाइप मकान जिसमें 3 कमरे हैं तो 3 कमरे के अब जो हमने एक्सिस जगह दी हुई थी उस एक्सिस जगह पे 3 कमरे और बना के अक्सरियत लोगों ने किराए पे दे रखे हैं। मगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुज़िश्ता 2 दिनों से ये किराए के मकानों की तहकीकात कोई टीम बनाई है मेरे ख्याल HR डिपार्टमेंट ने, जो वर्किंग कर रही है। दूसरा ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे जो धाबेजी के अंदर जो अभी बताया कि इतने लेटर लिखने के बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, ना रोड ना पेचअप कुछ लगने लगा शुरू हुआ, ना मोबाइलिंग की गश्त थी। मगर आपके बार बार ये दिखाने के बाद ये गश्त मोबाइल का पुलिस का शुरू हो गया, तो हमारे वहाँ रिहायशी और एम्प्लॉइज भी कुछ बहुत मुतमईन हुए, थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि ये प्रोग्राम एक आध दफ़ा और चलाया जाए ताकि मोबाइलों का पुलिस मोबाइल का गश्त जारी रहे। चलिए हम नाज़रीन आपको अब ये हम खबर देते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वो कौन सा जूनियर क्लर्क है जो एक आला अफसर बन गया। आपको ये हम बता दें कि वाटर बोर्ड में एक तरफ ये बातें सुनने में आती रही हैं कि मुख्तलिफ अफसरान ऐसे हैं जिनके प्रोमोशंस गलत हुए हैं और DPC के बगैर ही उनके प्रमोशंस हुए हैं। बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जिनके बारे में पता चल रहा है कि साल में 2-2 प्रमोशंस भी उन्होंने लिए हैं। तो वाटर बोर्ड एक सरकारी इदारा है, किसी घर की जागीर नहीं है, किसी के ज़ाती इदारा नहीं है कि जो जब चाहे प्रमोशन ले ले। गवर्नमेंट के उसमें एक रूल सेट हैं और एक तरीकाकार दिया हुआ है कि किसी की तरक्की कैसे होती है, गवर्नमेंट अफसर की तरक्की। तो वाटर बोर्ड के हवाले से हम आपको ये बता दें कि वाटर बोर्ड के एक अफसर जिनका नाम है जनाब मोहम्मद साकिब साहब, उनके बारे में ये हकायक सामने आए हैं कि वो जूनियर क्लर्क भर्ती हुए थे और उसके बाद कैसे कैसे वो तरक्की के मनाजिल तय करते हुए अपनी पसंद के मुताबिक सिफारिशें लगा के या शायद उसके अलावा दीगर ज़राए इस्तेमाल करके वो कैसे कैसे आगे तरक्की की उन्होंने। जनाब DMD मोहम्मद साकिब जो अब DMD RRG के ओहदे पर तैनात हैं, मोहम्मद साकिब साहब 5 ग्रेड में जूनियर क्लर्क भर्ती हुए थे और उसके बाद 5 से 16 में उन्हें डिविजनल अकाउंटेंट बना दिया गया। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक तहकीकाती कमेटी की ये रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं वो लेटर्स, वो रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के वो पैराज जो मोहम्मद साकिब साहब से मुताल्लिक हैं। ये मोहम्मद साकिब साहब हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मोहम्मद साकिब साहब को 5 से ग्रेड 16 में तरक्की दे दी गई और उन्हें डिविजनल अकाउंटेंट बना दिया गया और उसके बाद मोहम्मद साकिब साहब ने ग्रेड 16 से 17 में अकाउंट ऑफिसर के तौर पर तरक्की हासिल की और फिर उसके बाद ग्रेड 19 में गैर कानूनी तरक्की भी ले ली। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये तरक्की इतनी तेज रफ्तार तरक्की उन्होंने हासिल की जिस पर वाटर बोर्ड के अफसरान और दीगर मुलाजिमीन बहुत ही हैरान हैं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उसके साथ साथ मोहम्मद साकिब गैर कानूनी तरक्की हासिल करने के बाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिन के ओहदे पर बराजमान रहे हैं और फिर क्या हुआ, देखते ही देखते उन्हें ग्रेड 20 के ओहदे DMD फाइनेंस पर तैनात कर दिया गया और उसके बाद मोहम्मद साकिब की तरक्की को अदालत में भी चैलेंज किया गया और अदालत ने उसे गैर कानूनी करार दिया और उनकी तनज़्ज़ुली का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। मोहम्मद साकिब इस वक्त ग्रेड 20 के ओहदे पर बराजमान हैं। फाइनेंस के बाद उन्हें DMD RRG लगा दिया गया और इस वक्त भी वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में DMD RRG के ओहदे पर बराजमान हैं और वहाँ उस ओहदे के सारे पर्क्स, सारी सहूलियात,
सारे उसके जो लवाजमात हैं उनसे वो खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और वाटर बोर्ड को खूब नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुहेल मेमन साहब, ये हमारे पास इतलात हैं और बड़ी कंफर्म हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है आज से 3 साल से ये कराची बेंच वाटर बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को भी देखता रहा, प्रमोशनों को भी देखता रहा। खाली एक मोहम्मद साकिब भी नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने तनज़ली के अहकाम जारी किए। फिर एक वाटर कमीशन बना, उसने भी जो है सिफारिशात लिखी, क्योंकि हम खाली एक मोहम्मद साकिब को नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ठीक ठाक अफसरान और निचले ग्रेड के लोगों के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ हमारे बस हमारे पास तो जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे हम पेश करते जाएंगे नाज़रीन को। असल में हमारे यहाँ सियासी बंदर बांट रही है। तो ये तो बड़ा जुल्म है उन सीनियर मुलाजमीन के साथ जिनको अब तक जो 17-18 में होना चाहिए था। तो अभी आपने एक अफसर का तो बता दिया, मजीद आप अगर इसकी तहकीकाती रिपोर्टें हासिल करना चाहेंगे वासिन लोकल गवर्नमेंट के सेक्शन ऑफिसर तो आपको देते रहेंगे, वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। और भी अफसरों का कुछ नाम आ रहा है, शुएब तुगलक साहब का भी उसमें नाम आ रहा है, तुगलक साहब के जरदारी साहब का भी उसमें नाम आ रहा है। सिकंदर जरदारी साहब को असल में इसलिए कि वो बीटेक ऑनर है और चीफ इंजीनियर के लिए बी चाहिए, मगर शुएब तुगलक का तो बाकायदा तनज़ली नहीं, उनके खिलाफ केसेस दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया अच्छा अदालत की तरफ से। और मोहम्मद साकिब के तो ये आप जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं इसमें तो बाकायदा जो है नेटवर्क के हवाले से इसमें आप स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं जो आपने ये हासिल की हैं उसमें मौजूद है। रईसुर रहमान साहब, हाँ, रईसुर रहमान साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? सूरत हाल के ऊपर ये जो आज आप देख रहे हैं, ये आज नहीं, आज से पहले भी होता रहा है ऐसा। आज पहली दफ़ा नहीं है कि आप इसको उसके खिलाफ जो कुछ भी चला रहे हैं, या तो पूरी एक मतलब कमेटी बनाई जाए और सबके खिलाफ ही इसके अंदर जो लोग हैं जितने भी शामिल हैं उनको बाकायदा इसके अंदर रखा जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया। खाली यही नहीं, क्या होता है आखिर के अंदर ऐसा भी होता है कि वो शख्स सारे बेनिफिट लिए, प्रॉफिट कमाया वाटर बोर्ड से और फिर वो रिटायर्ड हो गए या कुछ रिटायरमेंट लेके चला गया, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। या तो फिर जो अगर बात बता रहे हैं या अगर बात हकाइक पर मबनी है और लोगों के खिलाफ भी मबनी है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा दूसरा आदमी ऐसा हरकत ना कर सके। हमारी तो ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि उस पर एक्शन होना चाहिए, बिला इम्तियाज एक्शन होना चाहिए। बल्कि जो शख्स ये आप जिसका नाम किसी का ले रहे हैं कि साहब वो इस तरक्की पे कायम हो गया, पहुंच गया, तो जिसने वो तरक्की दी उसको भी तो पकड़े आप। उसने गलत रास्ता क्यों इख्तियार किया? जाहिर है उसने यहाँ तक लाने के लिए अगर ये गलत रास्ता है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लिया होगा, डेफिनेटली माली तौर पे लिया होगा या कुछ और लिया होगा। ऐसे ही। चल मेमन साहब आखिरी बात, टाइम खत्म हो गया। बात यह है कि रईस भाई ने बात की, अच्छी बात की। हमारे यहाँ माजी में ऐसा होता रहा है कि रिवर्ट किए जाते रहे और डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटियों में लोग चैलेंज कर देते थे और ये रिवर्ट हो जाते थे। मगर अब तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हुए केसेस हैं, तो इस पे तो आंखें बंद करना ये तो रियासत के साथ जो है वो जंग है। और वाटर बोर्ड की इंतजामिया अगर इसको नहीं देखती और इस पे जो है यानी वो हवा में उड़ा देती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, वाटर कमीशन के, हाई कोर्ट के, तो ये उन मुलाजमीन के साथ ज्यादती है जिनकी जो है सीनेटी मारी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल मेमन साहब, रईसुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अगर आप भी हमें कुछ मालूमात भेजना चाहें, कुछ हकाइक भेजना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ 0300 364 2759। और इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी फॉलोअप अपने आने वाले शोज़ में देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।